नमस्ते। भारत के भूगोल के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे उन विशाल पर्वतों और गगनचुंबी चोटियों की बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारे देश का पूरा नक्शा और इतिहास ही तय कर दिया है। हम भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों, उनकी सटीक ऊंचाई, उनके स्थानों और उनसे जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो शायद अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महायात्रा की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में सिर्फ बर्फ और पत्थर की शांत तस्वीरें आती हैं। लेकिन असल में ये पर्वत सिर्फ खड़ी चट्टानें नहीं हैं, ये हमारे परम प्रहरी हैं। ये सक्रिय रूप से तय करते हैं कि मानसूनी बारिश कहाँ होगी, सर्दियों की बर्फीली हवाएं कहाँ रुकेंगी और हमारी नदियों का बहाव किस तरफ होगा। सच कहें तो इस पूरे उपमहाद्वीप का भाग्य ही इन्हीं के मजबूत कंधों पर टिका है। और अगर किसी को लगता है कि इनका भौगोलिक दायरा छोटा है, तो जरा इस अचंभित करने वाले आंकड़े पर गौर किया जाए। 29.3%। जी हां, हमारे देश के कुल भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ राजसी पर्वतों और घुमावदार पहाड़ियों से ढका है। इसका सीधा सा मतलब है कि पहाड़ों की अहमियत को समझे बिना भारत के भूगोल को समझना तो बिल्कुल ही असंभव है। तो हमारी आज की चर्चा का रूट मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उत्तरी पहरी यानी हिमालय की बात करेंगे, फिर मध्य भारत की प्राचीन दीवारों की तरफ चलेंगे, उसके बाद पूर्वोत्तर का प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे, फिर दक्षिण के शिखरों पर नजर डालेंगे और अंत में भारत की सभी प्रमुख चोटियों का एक त्वरित सारांश देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, हमारे उत्तरी प्रहरी यानी हिमालय और ट्रांस हिमालय की वो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। अब यहाँ एक बहुत ही आम उलझन होती है जिसे अभी साफ कर लेना बेहद जरूरी है। अक्सर ये सवाल उठता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी आखिर कौन सी है, K2 या कंचनजंगा? तो बात कुछ ऐसी है। 8,611 मीटर ऊंची K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, भारत की समग्र रूप से सबसे ऊंची चोटी जरूर है, लेकिन ये ट्रांस हिमालयी काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, मुख्य हिमालय का नहीं। वहीं दूसरी तरफ 8,586 मीटर ऊंची कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, और अगर हम सिर्फ मुख्य हिमालय श्रेणी की बात करें तो ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो निष्कर्ष ये है कि ओवरऑल K2 सबसे ऊंची है, लेकिन हिमालय के अंदर भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा ही है। उत्तर की इन बर्फीली ऊंचाइयों में कुछ और नाम भी बहुत अहमियत रखते हैं, जैसे नंदा देवी। 7816 मीटर ऊंची ये चोटी पूरी तरह से उत्तराखंड यानी कुमाऊं हिमालय के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। फिर आता है नामचा बरवा, जो हिमालय का सबसे पूर्वी छोर है। यहीं से पहाड़ अचानक दक्षिण की तरफ घूम जाते हैं। और हाँ, माउंट एवरेस्ट को कैसे भूला जा सकता है। 8,848 मीटर की ऊंचाई के साथ ये दुनिया का सरताज तो है, लेकिन याद रहे ये भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है, जहां इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बर्फीली चोटियों से नीचे उतरते हैं और चलते हैं भाग 2 की तरफ, मध्य भारत की प्राचीन दीवारें, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा। क्या इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला वास्तव में कितनी पुरानी है? लगभग 570 मिलियन वर्ष। यकीन मानिए, ये पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन वलित यानी फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक है। जब हिमालय का इस धरती पर कोई अस्तित्व भी नहीं था, तब अरावली के पहाड़ बादलों से बातें किया करते थे। लेकिन समय बहुत बलवान है। लाखों सालों की बारिश, हवा और धूप ने इन विशाल पहाड़ों को काफी हद तक घिस दिया है। आज ये अवशिष्ट पर्वत, या यूं कहें कि पुराने पहाड़ों के बचे हुए हिस्से मात्र हैं। इसी अरावली श्रृंखला में राजस्थान के माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर इसका सबसे प्रमुख और सबसे ऊंचा बचा हुआ ताज है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब अगर मध्य भारत के पठारों पर नजर डाली जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो 1350 मीटर ऊंची है। वहीं विंध्य पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु सद्भावना शिखर है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। और थोड़ा पूर्व की तरफ झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर चलें तो वहां 1365 मीटर ऊंची पारसनाथ चोटी देखने को मिलती है। पारसनाथ सिर्फ एक भौगोलिक बिंदु ही नहीं है, बल्कि जैन धर्म का एक बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक स्थल भी है। अब रुक करते हैं भाग 3 की ओर, पूर्वोत्तर का प्राकृतिक सौंदर्य,
जिसमें हम पूर्वांचल और मेघालय के पठार के रहस्यों को समझेंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक रहस्य छिपा है। जब मेघालय की खूबसूरत पहाड़ियों को देखा जाता है तो स्वाभाविक रूप से यही लगता है कि ये हिमालय का ही हिस्सा होंगी, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिलोंग या मेघालय का ये पठार दरअसल दक्षिण भारत के प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार का ही एक टूटा हुआ हिस्सा है। ये बीच में मालदा गैप आ जाने की वजह से मुख्य पठार से अलग हो गया और पूरब की तरफ खिसक गया। इस मेघालय पठार पर 3 बहुत मशहूर पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतियां। जैसा कि हमने अभी समझा, इनका हिमालय से कोई लेना देना नहीं है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका कीप यानी फनल जैसा आकार। होता यह है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी मानसूनी हवाएं इन पहाड़ियों के बीच बुरी तरह फंस जाती हैं। नतीजा, इसी वजह से मौसिनराम और चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। और अगर इस पूरे पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो गारो हिल्स में स्थित नोकरेक है, जो 1412 मीटर ऊंची है। थोड़ा और ऊपर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां का भूगोल थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन इसे समझना काफी आसान है। वहां मौजूद डफला, मिरी और अबोर पहाड़ियां वास्तव में शिवालिक हिमालय यानी हिमालय की सबसे बाहरी परत का ही हिस्सा हैं। लेकिन नामचा बरवा के ठीक पास हिमालय अचानक दक्षिण की ओर एक बहुत तीखा मोड़ लेता है। इस मोड़ के बाद जो मिश्मी और पटकाई बूम जैसी पहाड़ियां शुरू होती हैं, वे पूर्वांचल हिल्स की सीमा बनाती हैं। हिमालय और पूर्वोत्तर की वादियों के बाद चलिए अब चलते हैं भाग 4 की ओर, दक्षिण के शिखर यानी हमारे राजसी घाट। दक्षिण भारत की बात हो और वहां के दिग्गजों का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। केरल की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित 2695 मीटर ऊंची अनाईमुड़ी पूरी शान से खड़ी है। ये पूरे दक्षिण भारत की निर्विवाद रूप से सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद नीलगिरी पहाड़ियों में 2637 मीटर ऊंची डोडा बेट्टा दूसरे नंबर पर आती हैं। और अगर थोड़ा उत्तर की तरफ महाराष्ट्र में देखा जाए तो 1646 मीटर ऊंची कलसुबाई चोटी को उत्तरी पश्चिमी घाट की रानी कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप के दोनों तरफ ये जो 2 घाट हैं, इनका मिजाज एक दूसरे से एकदम अलग है। एक तरफ है पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है। ये एक ऊंची और लगातार दीवार की तरह है जिसे पार करना आसान नहीं है, और अनाईमोडी इसी का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ जो पूर्वी घाट है, वो बिल्कुल भी लगातार नहीं है। गोदावरी और कृष्णा जैसी महान नदियों ने इसे काट काट कर कई हिस्सों में बांट दिया है, इसलिए पूर्वी घाट की ऊंचाई भी कम है और ये पूरी तरह से टुकड़ों में बटा हुआ है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी अपडेट है जो शायद पुरानी किताबों में ना मिले। कई पुराने स्रोतों में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा के महेंद्रगिरी को बताया जाता था, लेकिन नवीन और अधिक सटीक भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार अब आंध्र प्रदेश में स्थित जिंदगड़ा चोटी को पूर्वी घाट का आधिकारिक और सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब मुख्य भूमि से निकल के थोड़ा समुद्र की तरफ चलते हैं। ये तथ्य वाकई हैरान करने वाला है कि हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिर्फ प्रवाल भित्तियों या ज्वालामुखियों से नहीं बने हैं। असल में ये समुद्र के अंदर डूबे हुए एक विशाल पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं जो बस पानी से बाहर निकल आई हैं। ये बिल्कुल सच है कि ये म्यांमार की अराकान योमा श्रृंखला से होते हुए हिमालय का ही एक समुद्री विस्तार है। और इस जलमग्न हिमालय की सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है, जो 732 मीटर ऊंची है। तो इस विस्तृत भौगोलिक अभियान के बाद आइए भाग 5 पर चलते हैं, भारत की चोटियों का एक त्वरित और अंतिम सारांश। ये सूची पूरी चर्चा का एक बेहतरीन चीट शीट है, इसे दिमाग में अच्छे से बैठा लेना चाहिए। सिक्किम के महान हिमालय में कंचनजंगा, राजस्थान की अति प्राचीन अरावली श्रृंखला में गुरु शिखर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में धूपगढ़, झारखंड के पठारों पर पवित्र पारसनाथ, केरल के पश्चिमी घाटों का राजा अनाईमुडी और अंत में अंडमान के जलमग्न पहाड़ों का ताज सैडल पीक। ये सूची अपने आप में भारत की पूरी भौगोलिक विविधता का एक बहुत ही सटीक निचोड़ है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये पहाड़ सिर्फ नक्शे पर बनी कुछ लकीरें या पत्थर के ढेर भर हैं, या फिर ये वो मूक वास्तुकार हैं जिन्होंने हमारे मॉनसून, हमारी नदियों के रास्ते, हमारी सरहदों और हमारे पूरे अस्तित्व को गढ़ा है? अगली बार जब भी किसी पहाड़ की ओर नजर जाए तो सिर्फ उसकी ऊंचाई को मत देखिएगा, उसके भीतर छिपे भारत के पूरे इतिहास और इस जीवंत भूगोल को भी महसूस कीजिएगा। इस विश्लेषणात्मक सफर में शामिल होने